हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपन जो 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैंने साइंटिस्ट के नाम बताए थे, किन्होंने दिया था ये माइकल फेराडे। टू साइंटिस्ट थे इसमें, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी। टू साइंटिस्ट ने ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। अब क्या बताया था मैंने, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या बताया गया था कि यदि इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके पास में कोई भी यदि दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल यदि मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ रहे हैं, यदि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेट में भी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी का अपोजिट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था। क्या बताया था, यदि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें यदि फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज करेंगे, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। यानी उसी का अपोजिट है, और स्टेड एक्सपेरिमेंट का ही अपोजिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बताया था, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है 2 वर्ड से बना है, एक तो इलेक्ट्रिक, सेकंड क्या है मैग्नेट। यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि प्रोड्यूस हो रही है तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। इंडक्शन का मतलब जनरेट हो जाना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, अपने क्या टॉपिक चल रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी, एक तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन, सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बताई, यदि कोई मैग्नेट है, उससे जाने वाले परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। इसके बाद में जो इसकी जो मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी, वो क्या थी, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था। 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, हमेशा स्केलर क्वांटिटी। यानी ये जो अपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो बी की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। अपन ने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लिया था, एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। एक एग्जांपल देखते हैं क्या था। एक एग्जांपल लेके चले इसमें, क्वेश्चन ले इसमें। क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोइल, रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ एरिया 20 multiply 30 centimeter square put in a uniform magnetic field, uniform magnetic field of 0.25 Weber per meter square and magnetic field intensity make an angle of 30 degree with the plane of coil, then calculate magnetic flux, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल, फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दे रखा अपन को वो राइट करेंगे। तो इसमें क्या दे रहा है, रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ एरिया, यानी एरिया दे रखा है। जो रेक्टेंगुलर कोइल है उसका एरिया कितना दे रखा है, 20 इंटू में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। सेकंड क्या बोले, पुट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह जो भी रेक्टेंगुलर कोई है उसके एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या दे रखी है, सेम दे रखी है 0.25 वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी एक यूनिट तो क्या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, सेकंड यूनिट जो है इसको लिखते हैं टेस्ला, यानी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, टेस्ला होता है। वो किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। थर्ड इसमें क्या दे रखा है कि इसको इंटेंसिटी एंगल बना रहे हैं। अब ध्यान रखना ये जो लाइन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ कॉइल। यहाँ पे क्या बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल ली अपन ने उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। 30 डिग्री का मतलब यहाँ पे इसका 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि ये जो अपन फॉर्मूला काम में ले रहे हैं ये 30 डिग्री थीटा नहीं है। फाई इज इक्वल अपने पास फॉर्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा, यहाँ पे जो थीटा एंगल लिया है वो बी और ए के बीच का एंगल है। अब बी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में। सेकंड क्या है एरिया। अब एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया क्या लेना है इसमें, जो भी कोई मतलब एरिया वेक्टर मेजरमेंट करते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी यदि सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है उसका क्या होगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर कोइल है तो इसका एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर, प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। यानी ये कंप्लीट तो कितना 90 डिग्री और ये 30 डिग्री दिया है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी कितनी होगी 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं होगी। बी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इसके प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, न कि इसके एरिया एलिमेंट के साथ, एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री है और इसके प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो कितना काम में लेंगे अपन, 60 डिग्री एंगल काम में लेंगे। तो अब अपन को निकालना क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ये क्वेश्चन अपन को दे रखी है तो इसे पुट कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.25 इंटू बी ए, एरिया कितना दे रखा है 20 इंटू में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये मीटर स्क्वायर दे रखा है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेबर अपॉन है मीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना जब भी न्यूमेरिकल सोल्व कर दो फिजिक्स में तो उसकी यूनिट हमेशा सेम रख लेना। जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर, या तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले। अब हमको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी जब भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही जब मीटर स्क्वायर कर दें अपन, 1 मीटर स्क्वायर कर दें तब कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों साइड में क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है। तो इस साइड में स्क्वायर किया तो इसका 10 की पावर 2 का स्क्वायर कितना करोगे, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर दे रखा है उसका स्क्वायर कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें। बट इसका अपोजिट कर ले अपन, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड लगेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, इसके डिवाइड दे रहा अपन 10 टू पावर 4 का डिवाइड दे रहा है। ओके, आगे क्या दे रखा है, कोस थीटा। थीटा की जो वैल्यू है ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन, क्या दे रखा है, विद द प्लेन ऑफ कॉइल। जो प्लेन है उसके साथ तो 30 डिग्री बनेगा, एरिया वेक्टर के साथ 30 डिग्री नहीं बन रहा। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी यदि सरफेस है उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसके परपेंडिकुलर यानी ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पे कितना रखेंगे, कोस 60 डिग्री। अब वैल्यू रख दो, सोल्व करें इसको। 5 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 25 6 से कितना हो जाएगा 150। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे ओनली 2 बचेगा 10 टू पावर 2। 22 3 6 20 150 इंटू में कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कोस 60 की वैल्यू। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोस 60 भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, अब देखो जो जीरोस बचे हुए हैं, जो जीरोस बचे हुए हैं और जो पॉइंट के बाद देखो इधर कितना बचेगा, इधर तो कितना लिख दोगे 10 के पावर प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2, साथ में देखो इधर भी तो 2 डिजिट का डेसिमल है ना, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 2। यानी अपना आंसर जो कितना आ जाएगा
2 का 150 में डिवाइड देंगे तो कितना 75, यानी 150 का हाफ ही तो करना है। 75 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करें। तो ध्यान रखें जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो फिजिक्स में, तो जो क्वांटिटी अपन को पूछे उसकी यूनिट जरूर लास्ट में लिख देना, कितना हो जाएगा वेबर। क्योंकि अपन ने बताया, मैंने बताया था कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी यूनिट क्या होती है 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वेबर। दोबारा से देख लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका एरिया 20 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे कितना दे रहा है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर उसमें रखी हुई है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अपने पास है बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रहा है कि बी कितने दे रखा है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया 20 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एंगल आप देखो यहाँ पे एंगल जो मैंने बोला यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन कंप्लीट कितना बना है 90 डिग्री, तो ये कितना 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू रख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वेबर। ठीक है, तो आगे देखो इसमें क्या होगा। ये न्यूमेरिकल था मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। अब जो मेन टॉपिक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो अपना कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स अपना कंप्लीट हो गया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स था वो किस पे डिपेंड था, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया तो इजीली क्या कर सकते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक था जहां से अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो ही देखते हैं। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये देख रहे थे अपन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने, डिफाइन किसने किया, टू साइंटिस्ट थे। एक तो माइकल फेराडे, और जो सेकंड साइंटिस्ट था उसका नाम था जोसेफ हेनरी। टू साइंटिस्ट थे, एक तो कौन सा था माइकल फेराडे, सेकंड कौन सा था जोसेफ हेनरी। उन्होंने क्या बताया, यदि अपन फ्लक्स में यदि चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स में पर यूनिट टाइम में चेंज करो, कोई भी कॉइल दे रखी है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में पर यूनिट टाइम में चेंज करते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस है, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यदि कोई कॉइल दे रखी है उसके फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में चेंज कर रहे हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी वोल्टेज ईएमएफ क्या हो जाएगा वर्क डन होता है। वैसे अपन जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ईएमएफ भी डिफाइन कर दूंगा, तो इसे क्या बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक इन्होंने डिफाइन किया था माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी ने। क्या बताया था उन्होंने, यदि पर यूनिट टाइम में किसी भी कॉइल के फ्लक्स में चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम में फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कंडीशन क्या रखी, यदि सर्किट क्लोज है, क्या दे रखा है, सर्किट क्या दे रखा है, क्लोज दे रखा है। क्लोज का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्किट क्लोज है इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कोई भी सर्किट यदि क्लोज है उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उसमें फ्लो होगा। यदि सर्किट क्लोज है तो ईएमएफ के साथ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि सर्किट क्या दे रखा है, ओपन दे रखा है, सर्किट ओपन दे रखा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा उस सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट कोई से भी सर्किट में कब होगा, यदि सर्किट क्लोज दे रखा है। क्लोज का मतलब अपन ने की क्या कर रखी है, बंद कर रखी है, तो उस कंडीशन में जो है उसमें सर्किट में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब भी सर्किट है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की बात क्या है, यदि उसमें पर यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो उसी को तो क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो यदि पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है तो साथ में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसमें कंडीशन क्या दे रखी साथ में, यदि सर्किट क्लोज है तब तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है, उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और यदि सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसे क्या बोलेंगे, वो ओनली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस कंडीशन में ओनली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, न कि इलेक्ट्रिक करंट।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट कैसा दे रखा, ओपन दे रखा, ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। अभी इसी पे फेराडे ने टू लॉ बना दिया, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी पे माइकल फेराडे ने टू लॉज बना दिए। माइकल फेराडे के टू लॉ हो गए इसमें। माइकल फेराडेज लॉ, माइकल फेराडे लॉज, माइकल फेराडे लॉज। उसका उसने टू लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ देखें पहले तो, फर्स्ट लॉ जो अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बताई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या बताई है? यदि कोई कोयल है उसके पर यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। साथ में यदि इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है, तब तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और यदि सर्किट ओपन है यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में ओनली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। ये इसका क्या है? फर्स्ट लॉ, माइकल फेराडे का फर्स्ट लॉ। तो क्या बताया? इफ इन एनी कोयल मैग्नेटिक फ्लक्स, if in any coil magnetic flux will be changed in per unit time, then an EMF will be produced. This EMF is known as induced EMF. And if coil in closed circuit, then an electric current will also be produced, which is known as induced current। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है। यदि कोई भी कॉइल दे रखी है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या कर रहा है? पर यूनिट टाइम में चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में पर यूनिट टाइम में चेंज का मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पर यूनिट टाइम में या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उसे तो क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि कोइल क्लोज्ड सर्किट में रखी हुई है तब उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? माइकल फेराडे का फर्स्ट लॉ। ऐसे सेकंड लॉ क्या था? इसी को उसने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो फर्स्ट लॉ इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फर्स्ट सेकंड लॉ हो जाएगा। क्या होगा उसमें? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो किसके इक्वल होगा? पर यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के इक्वल होगा। इसी का क्या हो जाएगा? फेराडे का सेकंड लॉ। यदि पर यूनिट टाइम फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड या नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करेगा? ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज का मतलब विरोध करेगा, जिसके कारण इसके प्रोड्यूस जनरेट हुआ है उसका क्या करेगा? यही क्या हो गया? फेराडे का सेकंड लॉ हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। बहुत छोटा है थोड़ा तो फिर टाइम लगता है, तो आराम से बैठ के समझ लिया करो। अब देखो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडे ने जो लॉ बताया था उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, वो देखते हैं अपन। फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स। फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए? ये जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो उसने एक तो मैग्नेट ली होगी, साथ में क्या लिया हुआ है? कोयल लिया होगा। तो उसमें देखता है उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने?
एक बार मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स, एक तो नॉर्थ पोल, सेकंड साउथ पोल। अब यहाँ पे उसने एक और कोयल ले ली या फिर अदर कोई सेफ ले ली, उसको किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट में डिफ्लेक्शन को मेजर करे उसे क्या बोलता है? गैल्वेनोमीटर। ये क्या होगा इसका? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अब उसने क्या किया, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया कि यदि कोई भी बाहर मैग्नेट है, कोई बाहर मैग्नेट है, उसको यदि किसी कॉइल के पास लेके जा रहे हैं, किसी भी कॉइल के पास लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कॉइल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है तो इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, शो कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसे शो करेगा? गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। यदि कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इससे क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो किससे पास होंगी? कॉइल से। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास होंगी तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी क्या प्रोड्यूस होगा? इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। वही तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही तो था फैराडे का फर्स्ट लॉ। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे दूर था, यदि कोई बाहर मैग्नेट दूर था, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से कम पास हो रहे थे, और जैसे जैसे पास लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि इंक्रीज हो रही है पर टाइम में, तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है? किसमें चेंज हो रहा है? इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सर्किट कैसा दे रखा, क्लोज दे रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा ही उसने क्या किया, यदि बार मैग्नेट को दूर लेके जाए, दूर लेके जा रहे हैं, इसका नॉर्थ पोल है, उसको दूर लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे इसमें क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो? कमी हो। पहले तो इंक्रीज हो रही था, अब क्या हो? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको बाहर मैग्नेट को इस कोयल के पास लेके आ रहा है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है टाइम में। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि जो बाहर मैग्नेट है, इसको उसने, ये जो कोयल उससे दूर लेके जा रहा है, वो अब दूर लेके जा रहा है, तो यदि दूर लेके जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या होंगे? इससे कम पास होंगे, धीरे धीरे क्या हो? डिक्रीज होते जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पर टाइम में कमी हो रही है, यानी किसमें चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब यदि क्लोज सर्किट दे रखा है तो उसके कारण क्या हो जाएगा? उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अपन करवा रहे हैं, आपको डेली यदि रूटीन लगा रहेगा, यदि पढ़ते रहोगे तो समझ में आएगा। यदि बीच में गैप दे दोगे या फिर मैं गैप दे दूँ, चाहे आप गैप दे दो, सेम थिंग है। यदि बीच में गैप दोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीच में गैप नहीं देना, रेगुलर आपको पढ़ाई करना है। थैंक यू।